गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। और अपन लोगों के स्टील के रिवीजन की क्लासेस में आज अपन लोगों की 8th क्लास है, जिसमें अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स थे स्टील स्ट्रक्चर्स में, जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे शेयर किए थे। आज मैं उनमें से जैसे कल मैंने आप लोगों को डाउट शेयर किया था, जिस बच्चे को कुछ बच्चों को डाउट था शेयर सेंटर में। आज अपन एक और डाउट है किसी बच्चे का, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसको अपन कंप्रेशन मेंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक के जो आप लोगों ने टॉपिक्स देखे थे उसमें अपन लोगों ने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया था कि स्टील स्ट्रक्चर्स की यूजफुलनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। माइल्ड स्टील का अपन ने कर्व डिसाइड किया था। कौन कौन से सेक्शन अवेलेबल हैं, सेक्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सेक्शंस डिफरेंट क्यों हैं आपस में एक दूसरे से, किस सेक्शन की क्या वैल्यूएबल है, कौन सा सेक्शन कहाँ पर किस टाइप की लोडिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अपन ने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था कनेक्शन। कनेक्शन में अपन लोगों ने बोल्ट बोल्ट के साथ साथ अपन लोगों ने रिविट्स को भी डिस्कस किया था। उसके बाद अपन लोगों ने वेल्डिंग को, उन दोनों में स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या रहती है, और फिर अपन लोगों ने सेंट्रिक करेक्शन को भी डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को वो लेक्चर्स आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने वहां पर मेंशन भी किया है कि आपको किस तरीके से वहां पर अटेम्प्ट करना है उन क्वेश्चनों को। ठीक है। उनमें से अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, वो लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग मेरे से डाउट वहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहें, टेलीग्राम पे आप लोग मेरे को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्रेशन मेंबर। तो अगर अपन आज कंप्रेशन मेंबर की बात करें सबसे पहले, तो कंप्रेशन मेंबर में अपन देखेंगे कि ये जो मेंबर होता है ये अपना मोस्टली एज अ कॉलम यूज होता है। अपन लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि कॉलम क्या है, एक कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर। अब बात करें कि अपन को कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन जो करना है, क्या वो टेंशन मेंबर से डिफरेंट है? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा वो टेंशन मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। क्यों डिफरेंट है? वहां पर टेंसाइल लोड आ रहा है, वहां पर जो फेलियर की कंडीशंस थी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जब मैं देखूंगा कंप्रेशन मेंबर में, तो जो फेलियर कंडीशंस होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। तो सबसे पहले तो कंप्रेशन मेंबर की डेफिनेशन अगर अपन देखना चाहें, तो द मेंबर विच रेजिस्ट compressive load, member which resist compressive load। ठीक है। अब ये जो कंप्रेसिव लोड जो आ रहा है, ये आप लोगों के किसी ब्रेसिंग में आ सकता है, किसी ब्रेस्ड अगर कोई स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, आप लोगों के अगर रूफ ट्रस आप लोगों ने बनाया है, वहां पर जो आप लोगों के मेंबर्स लगते हैं, जैसे कि स्ट्रट होता है, वहां पर आप लोगों के कंप्रेशन मेंबर देखने को मिल सकते हैं। कॉलम्स में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कॉलम्स को दूसरे नाम से भी अपन जानते हैं, पोस्ट, जो छोटे कॉलम्स होते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। शेंशन करके एक अपना होता है, जो कि स्टील के कॉलम को कहा जाता है। ठीक है, बैरिकेडिंग्स वगैरह के लिए उसका काफी ज्यादा यूज लेते हैं अपन। इस टाइप के कुछ क्या होते हैं, मैं कह सकता हूँ कंप्रेशन मेंबर्स मेरे को होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डालेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है। ये टाइप्स, या फिर आप इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कंप्रेशन मेंबर अपन को स्टील में प्रॉपरली देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर मैं पहले बात करूं, स्ट्रट होता है आपके पास। ठीक है। स्ट्रट आप लोगों ने जानते हैं, स्ट्रट क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि वो रूफ ट्रस में यूज होता है और इंक्लाइंड होता है। ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर। इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर used in roof truss, used in roof truss। ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास और भी कंप्रेशन मेंबर आप लोग देखते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अपने पास कॉलम, जो आप लोग यूज में लेते हैं। कॉलम्स के साथ साथ आप लोग कॉलम्स में उसको पोस्ट भी कह सकते हैं, जिनकी हाइट जो छोटी होती है उनको अपन मेंशन करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास शेंशंस होते हैं। ठीक है, ये अपन स्टील कॉलम के लिए ये होता है, और बैरिकेडिंग के लिए काफी ज्यादा इसको यूज में लिया जाता है। स्टील कॉलम मोस्टली used for used for
बैरिकेडिंग, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के पास और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल राफ्टर जो रूफ ट्रस में होता है, वो भी आप लोगों का क्या होता है, आप कह सकते हैं कंप्रेशन मेंबर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। आई होप कि आप लोग प्रिंसिपल राफ्टर रूफ ट्रस में आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। अगर रूफ ट्रस टॉपिक जब अपन डिस्कस करेंगे, जब भी अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे अगर ये आप लोगों को कोई रूफ ट्रस का मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये रूफ ट्रस का है, तो आप लोगों का ये जो मेरे ब्रेसिंग्स आई हुई हैं, कुछ पर्लिन्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं, अगर ये कंप्रेशन आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, मेरे स्ट्रट्स कहलाएंगे, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ ये मेरे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के प्रिंसिपल राफ्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों के प्रिंसिपल राफ्टर होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर को दूसरे नाम से भी अपन जान सकते हैं, उसको अपन मेन स्ट्रट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा अपना कंप्रेशन ले रहा है, तो उसको अपन मेन स्ट्रट के नाम से भी जान सकते हैं। उसको अपन कहेंगे कि वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रट है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, तो इसको अपन यहाँ पे नाम देंगे कंटिन्यूअस स्ट्रट। तो बहुत सारे कंप्रेशन मेंबर टाइप से आप लोग यूज में ले सकते हैं। आप लोगों के मैं कह सकता हूँ कि और भी मेंबर्स होते हैं। बूम एक मेंबर होता है जो आप लोगों के क्रेन सिस्टम में लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के कॉलम्स, जो आप लोगों के स्टील कॉलम्स यूज होते हैं, गेंट्री गडर में कई सारे अपने जो कॉलम्स यूज होते हैं, सब जगह पर अपने कंप्रेशन मेंबर को अपन को देखना पड़ता है। इस वजह से इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कल अपन लोगों ने जब टेंशन मेंबर डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मैं उसकी स्ट्रेंथ जो निकालना चाह रहा हूँ, स्ट्रेंथ किस केस में निकालूंगा। मैं उस केस में निकालूंगा जिस केस में वो फेल हो सकता है, यानी मुझे सबसे पहले उस मेंबर के फेलियर्स को डिस्कस करने की सबसे पहले जरूरत है, कि कोई भी कंप्रेशन मेंबर किस किस तरीके से फेल हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अपन लोग हेडिंग डालेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ फेलियर, टाइप्स ऑफ फेलियर इन कंप्रेशन मेंबर, इन कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। ये अपनी मेन हेडिंग हो जाएगी। अब अपन बात करेंगे कि कंप्रेशन मेंबर किस किस तरीके से फेल हो सकता है, यानी मेरा जो शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, वो किस तरीके से फेल होगा, शॉर्ट स्ट्रट है तो किस तरीके से फेल होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ शॉर्ट कॉलम की, ठीक है। शॉर्ट कॉलम को अगर अपन देखें कि वो किस तरीके से उसमें फेलियर्स अपन को देखने को मिलते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं इसमें शॉर्ट कॉलम आप इसको कह लें, या फिर यहाँ पर ही मैं मेंशन कर देता हूँ, आप इसको शॉर्ट स्ट्रट मान लें, चाहे वो इंक्लाइंड हो, फेलियर विल बी सेम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम या शॉर्ट स्ट्रट में इट इज फेल बाय यील्डिंग, ठीक है। वो यील्डिंग प्रोसेस के साथ फेल होता है, यील्डिंग और क्रशिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसमें या तो यील्डिंग फिनोमिना से वो फेल होगा, या फिर उसको में क्रशिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आपके पास क्वेश्चन ये अराइज होगा कि किस तरीके से शॉर्ट कॉलम फेल होता है। तो अगर आपके पास मैं कह सकता हूँ यील्डिंग या फिर क्रशिंग दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको दोनों टिक करने हैं। और अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन में यील्डिंग कहीं भी नहीं है, सिर्फ क्रशिंग दे रखा है, तो आप लोगों को क्रशिंग पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास होता है इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट यानी ना ही तो वो लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, मिड मिड वे में अगर अपन उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी लेंथ ऐसी है जो ना ही तो काउंट हो रही है शॉर्ट में और ना ही आप लोगों के लॉन्ग में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कॉलम या फिर स्ट्रट है आप लोगों के पास, वो आप लोगों का जो फेलियर होगा आप लोगों को इनलास्टिक बकलिंग की वजह से होता है। इट इज फेल या फिर इट इज फेल ड्यू टू इन इलास्टिक बकलिंग, ठीक है। बकलिंग आप लोग जानते हैं, बकलिंग में क्या रहता है, अगर मैं किसी भी कॉलम में बात करूं उसमें जो बेंडिंग आती है, जैसे अगर ये आई सेक्शन की मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो आई सेक्शन जब इस तरीके से बकल कर जाएगा तो वो आप लोगों की बकलिंग कहलाता है, ठीक है। बकलिंग के फिनोमेना को अपन और भी लेंदी वे में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है लॉन्ग कॉलम की अपन बात करते हैं।
लॉन्ग कॉलम में कह लूं या फिर लॉन्ग स्ट्रट जो आप लोग यूज में ले रहे हैं, तो वो भी मैं कह सकता हूं कि फेल जो होगा वो बकलिंग के कारण ही होगा। लेकिन वहां पर आप लोगों को जो बकलिंग देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, इलास्टिक बकलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन यहां पर मेंशन कर सकते हैं इट इज फेल्ड ड्यू टू इलास्टिक बकलिंग। ठीक है, तो यहां पर ये अपन को चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से फेल हो रहा है। तो मैं इजीली इसको समझा सकता हूं कि क्या होगा यहाँ पर। यदि मैं शॉर्ट कॉलम की आप लोगों से बात करूं, ये मेरे पास कोई शॉर्ट कॉलम है, इसका जो फेलियर होगा जब इस पर लोड आएगा, तो ये फेलियर होगा क्रशिंग के कारण, यानी ये इस तरीके से कुछ क्रश होकर मैं कह सकता हूं शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मटेरियल है वो यहाँ से मैं कह सकता हूं ऊपर से क्रशिंग हो गई है। तो शॉर्ट कॉलम में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट कॉलम में अपन को मिलती है क्रशिंग, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग आप इसको कह सकते हैं, यील्डिंग फेलियर भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्रशिंग हो रही है, अगर मैं कहूं इसमें यील्डिंग हो रही है तो भी वो सेम प्रोसेस होगा। अगर आपसे मैं बात करूं लॉन्ग कॉलम की, तो लॉन्ग कॉलम में आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, मैं कह सकता हूं मुझे टाइम के साथ बकलिंग देखने को मिल रही है। बकलिंग का मतलब है ये कॉलम जो है अब उसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी जो मैं डैश डैश लाइन से आपको शो कर रहा हूं, यानी वो बकल कर जाएगा। ठीक है, जब इस पर कोई भी अपन लोड आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो इसकी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कॉलम की, जिसको मैं शो करूंगा एफ सी डी से। एफ सी डी जो होगा वो मेरा काफी लेस होगा किससे, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम से, यानी एफ वाई से। ठीक है, जब ये ऐसा होगा तब मुझे उसमें क्या देखने को मिलता है, फेलियर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक अपन लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो फेलियर हो रहा है। अब मैं आप लोगों से अगर बात करता हूं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कॉलम या फिर स्टड की, वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी अपन उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहां पर करेंगे अपन उसका फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड compressive strength, compressive strength of कॉलम आप कह लें इसको, या फिर आपके पास कोई स्ट्रट है, दोनों में से आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर आप लोगों के पास आएगा दैट इज इनिशियली जो आप लोगों का इम्परफेक्शन है। ठीक है, किसमें, इन मेंबर, यानी वो जो मेंबर था वो पहले से ही इम्परफेक्ट है, उसकी जो शेप एंड साइज है वो ठीक नहीं है, यानी इनिशियल imperfection, initial imperfection in the member। यदि ऐसा है तो ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है, मेरी पुअर हैंडलिंग की वजह से। जब मैंने उसको हैंडल किया है तो उसमें चेंजेस आ चुके हैं, मैंने उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ढंग से नहीं किया है, उसका इरेक्शन ढंग से नहीं किया है, उस केस में मैं कह सकता हूं कि मुझे इनिशियल इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा पुअर हैंडलिंग की वजह से। ठीक है, और या फिर मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्टेशन पुअर हो आप लोगों का, आप लोगों ने उसकी हैंडलिंग ढंग से नहीं करी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया है ढंग से, और मैं कह सकता हूं उसका जो इरेक्शन है, इरेक्शन का मीनिंग होता है उसको अपन को बिल्टअप की तरह खड़ा करना। ठीक है, यानी उसको बनाना, वो कहा जाएगा इरेक्शन का पार्ट। सेकंड आप लोग कह सकते हैं इनिशियल इम्परफेक्शन के बाद जो आप लोगों की रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं जो उसके क्रॉस सेक्शन में आप लोगों को मिल रही हैं, उनका डेवलप्ड होना। ठीक है, उस कारण भी आप लोगों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर अपन नेक्स्ट जो देंगे दैट इज रेजिडुअल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन, रेजिडुअल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन जो कि डेवलप्ड हो रही है, डेवलप ड्यू टू हाई
टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप लोगों के सेक्शन जो है उनको हाई टेम्परेचर फेस करना पड़ रहा है तो उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो हो रही हैं क्रॉस सेक्शन में हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो क्या होगा, आप लोगों को उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों की जो इसेंट्रिसिटी है, अगर आप लोगों की, यानी जो लोड है मेरा वो सेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिसिटी है आप लोगों के ऑफ लोडिंग, ये भी क्या करेगा, मेरे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फर्क डालता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, इसकी वजह से क्या होते हैं, मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, क्रिएटिंग अ एडिशनल मोमेंट। ठीक है, एडिशनल मोमेंट अपन लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि यहां तक मैंने देखे हैं कुछ फैक्टर्स, और फैक्टर्स आप लोगों को ढंग से याद रखने हैं। ये फैक्टर्स से आप लोगों का, मैं कह सकता हूं, बहुत डीप अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। फैक्टर्स जो होंगे, इनिशियल इम्परफेक्शन आंसर है जिसका, रेजिडुअल स्ट्रेस है। आईएएस वगैरह के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ए बी सी डी में से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, मैं कह सकता हूं, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वहां पर आप लोगों को इसके जो तीनों कंडीशंस मैंने आप लोगों से डिस्कस करी हैं वो आप लोगों को मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है एक्चुअली। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। जो आप लोगों की डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर है उसको मैं पीडी से यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी क्या होगी मेरे पास, मैं कह सकता हूं पीडी की वैल्यू होगी मेरे पास एफ सी डी इंटू ए ई। ठीक है, यहां पर एफ सी डी क्या है, मेरी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो अपना एफसीडी शो करेगा। एई क्या है आप लोगों का इफेक्टिव सेक्शनल एरिया शो कर रहा है, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कराता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे उसकी डिजाइन जो है स्ट्रेंथ मिल जाएगी, यानी वो कितना लोड ले पा रहा है वो अपन लोगों को इजीली मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए जो क्राइटेरिया आप लोगों को मेंशन है वो आप लोगों के कहां पर है, आप लोगों का जो कोड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मेंशन किया था दैट इज IS 800 2007 में आप लोगों को ये बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे कि इसकी डिजाइन जो है आप लोगों को इसमें जो होती है वो दो तरीके से आप लोग इसमें डिजाइन करते हैं कंप्रेशन मेंबर की। ठीक है, आप लोगों को मल्टीपल कर्व्स जो देखने को मिलते हैं आप लोगों को, जो कि पेरी रॉबर्टसन अप्रोच कहलाते हैं अपन जिसको। ठीक है, आप लोगों को जिसमें एफसीडी अपन एफआई का एक ग्राफ दिखता है और दूसरे पर अपन को स्लेंडरनेस रेशो, यानी मैं कह सकता हूं इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो दिखता है। चलिए अपन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बार रिवीजन में अपने कोई कमी ना रहे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो अपन कर रहे हैं वो एसएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स आप लोगों के पास देखने को आपको मिलते हैं सबके लिए मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, तो अपन इसको भी कर लेते हैं। एसएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन कम मैं कह सकता हूँ अराइज होंगे, जो अपन आगे जो करेंगे इसमें इसके बाद उससे काफी क्वेश्चंस उठते हैं। इस अप्रोच पर क्वेश्चन एसएससी में नहीं देखा जाता है। IS 800 2007 proposes मल्टीपल कर्व। ठीक है, मल्टीपल कर्व A B C D बेस्ड ऑन, जो आप लोगों को ध्यान रखना है दैट इज पेरी रॉबर्टसन अप्रोच। ठीक है, पेरी रॉबर्टसन अप्रोच पर आप लोगों का ये बेस्ड होता है। दूसरा मेथड आप लोगों का क्या है, आप लोग उसकी बकलिंग क्लास चेक करें, बकलिंग क्लास के हिसाब से आप लोगों को कोड में टेबल्स दे रखी है 9ABCD। आप उन 9ABCD में अपने स्लेंडरनेस रेशो और जो आप लोगों का FIA सेक्शन का उसके हिसाब से आप लोग FCD को काउंट कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्रोच।
तो लैम्डा जो है मेरे पास, लैम्डा क्या है मेरे पास, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आप लोगों का, स्लेंडरनेस रेशियो होगा मेरा एफ वाई अपॉन एफ सी सी, ठीक है। एफ सी सी की अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ वाई के एल बाई आर मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई, ठीक है। एफ सी सी क्या है यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, एफ सी सी है मेरा इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस जो है आप लोगों का एफ सी सी है, जिसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला अपन लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई के एल अपॉन आर मिनिमम का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई के एल बाई आर का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करके ये फॉर्मूला ऊपर वाला बनाया है। कर्व अगर आप लोग देखेंगे तो कर्व जो होता है, मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पर आप लोग लैम्डा की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा वेरी करता है और यहाँ पर आप लोग जो उसकी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन एफ वाई की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, और 1। इसी तरीके से यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो ये जो कर्व्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के कर्व्स होते हैं। ए, जैसे ये ए कर्व आ गया, ये आप लोगों का बी कर्व आ गया, यहीं से आप लोगों का सी कर्व और ये डी कर्व, ये सारे कर्व एक साथ जाके मिल जाते हैं। ये ए कर्व हो गया, ये बी कर्व हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ये आप लोगों को कर्व रॉबर्टसन अप्रोच में मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कह सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं पुराने कोड की, ठीक है, पुराना कोड यानी जो WSM पर बेस्ड है, ठीक है। अगर WSM बेस्ड पर मैं जाता हूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मेरा IS कोड है दैट इज IS 800 1984 जो कोड है, उसके हिसाब से अगर मैं निकालता हूं मेरी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वो मेरी हो जाती है सिग्मा AC यानी एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस इनटू एरिया, इफेक्टिव एरिया, सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर जो सिग्मा AC होता है यानी कि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वेयर सिग्मा AC जो है वो है आप लोगों की एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। जो इसकी जो वैल्यू है सिग्मा AC की वो आप लोगों को मिलती है 0.6 FY इंटू FCC, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, डिवाइड बाई FY की पावर n प्लस FCC की पावर n की पावर 1/n, होल की पावर है 1/n, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो मेरी किससे छोटी होनी चाहिए, 0.6 F5 से छोटी होनी चाहिए। इसको अपन कई बार मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को एज अ WSM के तौर पर याद रखना है, लेकिन आप लोगों का अब LSM अपन लोग अपनाते हैं तो अपन LSM को ही ज्यादा डिजाइनिंग में यूज में लेते हैं और उसी की क्वेश्चन जो बनते हैं अपन कह सकते हैं उसी से अपन लोगों के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोगों ने बात करी कंप्रेशन मेंबर की। उसके बाद अगर अपन देखें कि अपन को इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर इसके बाद क्या है उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक आपके पास इक्वेशन और आती है, मैं उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। वो इक्वेशन कहलाती है आप लोगों की पेरी रॉबर्टसन इक्वेशन। रॉबर्टसन इक्वेशन क्या कहलाती है, पेरी रॉबर्टसन इक्वेशन कहलाती है कि जो आप लोगों का डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो किस क्या हो जाएगा, Fy अपॉन गामा m नॉट डिवाइड बाई फाई प्लस फाई का स्क्वायर माइनस लैम्डा की पावर 0.5 यानी 1/2 शुड बी लेस देन Fy और गामा m नॉट, ठीक है। जो लैम्डा है आप लोगों का वही स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो जो आप लोगों ने Fy अपॉन FCC से
निकाला था, नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कहलाते हैं। एफसीसी की वैल्यू आप लोग उसमें वही पुट करके रखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसकी इक्वेशन को भी यूज में ले सकते हो। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को रिवीजन के तौर पर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों को दूसरी चीज क्या आएगी इसमें कि अपन को क्या करना है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग कंप्रेशन मेंबर में देखते हैं कि उसका कनेक्शन किस टाइप से होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बार इसका ओवरव्यू दे रहा हूं कंप्रेशन मेंबर का। इसकी जो डिजाइनिंग है वो कैसे होती है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अपन एक सिर्फ कंप्रेशन मेंबर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उस ओवरव्यू के बाद मैं, अगर आप लोगों को लगता है कि जो कंप्रेशन मेंबर की जो चीजें रह गई हैं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा टेलीग्राम पर। तो अगर मेरे को लगेगा कि डिजाइन स्टेप्स भी अगर उसको अपन को डिस्कस करनी है तो अपन उसकी डिजाइन स्टेप्स को भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन अप्रोच कैसे रहती है, क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे स्ट्रट होते हैं, फॉर स्ट्रट्स टैकिंग बोल्ट्स और मैं कह सकता हूं टैकिंग वेल्ड्स, जो आपके स्लॉट वेल्ड्स और प्लग वेल्ड्स थे जिसमें वो जो यहाँ पर आएंगे, या फिर टैकिंग रिवेट्स जो होते हैं, ठीक है। टैकिंग रिवेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सेक्शन, आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस को जोड़ने के लिए अपन काम में लेते हैं। लेकिन यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि कॉलम्स के केस में अपन क्या करेंगे, ब्रेसिंग के केस में अपन क्या करेंगे, तो फॉर कॉलम ब्रेसिंग, ठीक है, कॉलम के लिए ब्रेसिंग और मैं कह सकता हूं लेसिंग, ठीक है। आपके लेसिंग जो होती है वो सिस्टम्स आप लोग यूज में लेते हैं, लेसिंग सिस्टम्स आर यूज्ड। तो आप लोगों ने लेसिंग और बैटन्स दो आप लोगों के आते हैं उसमें, जो मैं कह सकता हूं कनेक्टिंग सिस्टम में। तो यहां पे अगर मैं कनेक्टिंग सिस्टम आप लोगों को मेंशन करूं, कनेक्टिंग सिस्टम फॉर बिल्ट अप कॉलम, फॉर बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। तो अगर बिल्टअप कॉलम में मेरे पास दो तरीके से मैं आप लोगों के कर सकता हूं उनको कनेक्ट। फर्स्ट इज लेसिंग सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम होता है वो मेरे पास होता है बैटन्स, ठीक है, बैटन सिस्टम। लेसिंग जो सिस्टम होता है मैं कह सकता हूं कि वो आप लोगों का इसेंट्रिक जो कनेक्शंस होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं इसेंट्रिक जो आप लोगों की लोडिंग होती है कॉलम पर, उसके लिए यूज में होता है इसेंट्रिक लोडिंग ऑन कॉलम, ठीक है। और जो बैटन्स होते हैं वो मोस्टली अपन यूज करते हैं एक्शियल लोडिंग के लिए। तो इसको जो मेरा रिवाइज कराने का जो पर्पस है वो यही है कि आप लोग को से अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले एक्शियल लोडिंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज में होगा, तो आप लोगों को वहां पर बताना है बैटन, और इसेंट्रिक के लिए आप लोग जो यूज में लेंगे दैट इज लेसिंग। अब लेसिंग सिस्टम को थोड़ा सा अगर अपन और डिटेल में समझे, ठीक है, लेसिंग के लिए अपन को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। लेसिंग सिस्टम, आप लोगों को एक और चीज की मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इसी के साथ, कि आप लोगों का अनअकैडमी प्लस पर मैं आप लोगों के लिए जो पूरे जो रिवीजन है जिसमें अपन लोग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे स्टील के, मैं एक क्विक रिवीजन आप लोगों के हर एग्जाम के लिए वहां पर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। और कुछ स्पेशल क्लासेस भी रहेंगी जो आप लोगों के लिए फ्री रहती है। और जिन बच्चों ने गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो मेरे जो अनअकैडमी प्लस पर जो पेड क्लासेस रहती हैं वो उसको भी ले सकते हैं। वहां पर आपके लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करेंगे, और डिजाइनिंग कैसे होती है, किस तरीके से अपन एसएससी में मेन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो सारी चीजों को भी वहां पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो लेसिंग सिस्टम के लिए जो अपन यूज में लेते हैं मेंबर्स, या फिर मैं सेक्शंस की बात करूं, आप लोग फ्लैट्स यूज में लेते हैं, ठीक है। एंगलों को आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल का भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। और ट्यूब सेक्शन जो होते हैं उनका भी अपन यूज में ले सकते हैं। ट्यूब सेक्शंस आर मोस्टली यूज्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, मोस्टली यूज एज लेसिंग मेंबर।
जो क्वेश्चन है अपने दिमाग में कि वो किस तरीके से होगा कि यदि ये मैं कह दूं कि मेरे पास दो, आप लोगों के पास फ्लेंजेस मुझे दिख रही हैं किसी चीज की, कॉलम्स वगैरह की, तो इसमें मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए जो मैं इंक्लाइन मेंबर्स यूज में लेता हूं वो मेरी क्या कहलाती है, लेसिंग कहलाती है। ये जो इंक्लाइन मेंबर मैंने जोड़े हैं इन दोनों को आपस में बिल्टअप बनाने के लिए वो मेरा क्या है, लेसिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हो सकती है, ये आप लोगों की लेसिंग सिस्टम है, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, ये जो है मेरी, मैं कह सकता हूं ये मेरी लेसिंग है। लेसिंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो एंगल आप लोगों का बन रहा है यहाँ पर, इसके अगर मैं एक्सिस की बात करूं, ये लेसिंग का एक्सिस है इंक्लाइंड, और ये मेरा सिंपल एक्सिस है। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं आप लोगों को, जिसमें दिक्कत ना हो समझने में कि एंगल जो मैं शो करना चाह रहा हूं, एक एक्सिस आप लोगों का ये है और एक मेरा एक्सिस ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा आप लोगों का कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का इंक्लाइन डिस्टेंस, ये L कहलाता है। और जो L होता है आपके पास, स्मॉल l की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों की जो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, यहां पर मैं शो कर देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरे पास, विड्थ, तो उसको मैं स्मॉल b से शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा दिस इज विड्थ ऑफ फ्लैट लेसिंग। अगर आप फ्लैट्स यूज कर रहे हैं, सिंपलर प्लेटफॉर्म की जो फ्लैट्स आते हैं, तो वो उनकी विड्थ को वहां पर शो करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो स्पेसिंग है आप लोगों की, एक यहां से लेके यहां तक, इस लेसिंग के बीच की जो स्पेसिंग है उसको अपन c से शो करते हैं। ठीक है, और ये जो c है आप लोगों का, आप लोग कहेंगे दिस इज स्पेसिंग ऑफ लेसिंग मेंबर, स्पेसिंग ऑफ लेसिंग मेंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पेसिंग के लिए, कई बार मैं कह सकता हूं इसको डोनेशन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कई लोग इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल L से शो कर देते हैं, कई लोग इसको S से शो कर देते हैं। तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आप लोगों को टर्म समझनी है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया कि ये मेरा किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से बात करूं कि इसमें जो लेसिंग सिस्टम में अपन लोगों को जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन को इसमें सारा का सारा इसकी डिजाइन के लिए सबसे पहले अपन एक ट्रायल सेक्शन लेके चलते हैं। ट्रायल सेक्शन जो अपन लोगों ने लिया है वो डिपेंड करता है आप लोगों के एरिया रिक्वायर्ड पर। ठीक है, तो इसके जो डिजाइन स्टेप्स है मैंने आपको बताया है कि वो कल की क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे, इसके डिजाइन स्टेप्स किस तरीके से रहते हैं, लेसिंग के डिजाइन स्टेप्स किस तरीके से रहते हैं, बैटन्स के डिजाइन स्टेप किस तरीके से रहते हैं, वो मेरा जो कल का लेक्चर है उसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों से डिजाइन स्टेप्स जब डिस्कस करूं तो आप लोगों के कंफ्यूजन ना रहे कि जो अपन डिजाइन स्टेप में ये क्वांटिटी कहां से ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कई बार अपन लोगों को कोड भी फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि कल की जब आप लोग क्लास लें तो आप लोगों के पास कोड भी होगा, तो आप लोगों को वो टॉपिक और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो जो इसके डिजाइन स्टेप्स रहेंगे कि किस तरीके से अपन लोग ट्रायल सेक्शन को चूज करते हैं एरिया रिक्वायर्ड के हिसाब से, फिर अपन उसका स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से अपन लोग फिर उसकी एफसीडी को निकालते हैं, फिर अपन उसको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से सिंगल लेसिंग सिस्टम होता है, इसी तरीके से डबल लेसिंग सिस्टम भी हो सकता है, जिसमें जो लेसिंग का जो पैटर्न रहेगा वो क्रॉस में रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न अगर देखने को मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डबल लेसिंग सिस्टम हो जाएगा। ये आप लोगों का डबल लेसिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है,
तो दिस इज सिंगल लेसिंग सिस्टम, सिंगल लेसिंग सिस्टम, और ये आप लोगों को कहलाता है डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जब अपन इसके कल जब डिजाइन स्टेप्स करेंगे तो उसमें आप लोगों को जो थीटा पे क्वेश्चन उठता है कि थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्रीज के बीच से लेके 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ लेसिंग बार किस तरीके से काउंट करते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं एक क्वेश्चन को शेयर करना चाहूंगा कल, तो उसमें आप लोगों को डिजाइन स्टेप्स के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज अपन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्लेंडरनेस रेशो का क्या लिमिटिंग वैल्यू लेनी है अपन को। जब अपन डिजाइन करेंगे तो अपन को कैसे चेक करेंगे कि जो इसका स्लेंडरनेस रेशो आ रहा है मेरे सेक्शन का वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्या रहेगी। स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कंप्रेशन मेंबर जिसपे कंप्रेसिव लोड आ रहा है, और वो कॉम्बिनेशन है डेड लोड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, a compression member having load combination of आप लोगों का डेड लोड जो आता है प्लस लाइव लोड। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड का जब कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस केस में जो आप लोगों की वैल्यू रहेगी लैम्डा लिमिट की, वो आपकी लेस देन इक्वल टू होती है 180 से वो छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप लोगों का मैं कहूं कि कंप्रेसिव है, जो कि कंप्रेसिव मेंबर having loads resulting from wind लोड, या फिर मैं कह दूं आप लोगों के पास विंड लोड के अलावा अर्थक्वेक लोड भी आप लोगों को वहां पर रजिस्ट कर रहा है अगर वो सेक्शन, तो आप लोगों का जो लैम्डा लिमिट की जो वैल्यू रहेगी, आप लोग कह सकते हैं उसकी वैल्यू रहेगी लेस देन इक्वल्स टू 250। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, विंड लोड और मैं कह सकता हूं अर्थक्वेक लोड के लिए। ठीक है, तीसरा जो है आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन वो होगा आप लोगों का फॉर कंप्रेशन फ्लेंज जो बीम में आ रही है। ठीक है, कंप्रेशन फ्लेंज इन बीम। इसका मेरा कहने का मतलब है यदि आपके पास कोई आई सेक्शन है तो जो ऊपर वाली जो फ्लेंज होगी आप लोगों की वो मेरी कंप्रेशन फ्लेंज होगी। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो लेना है वो लेस देन इक्वल्स टू लेना है आप लोगों को 300। ठीक है, तो ये जो है लैम्डा आप लोगों को इसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान में देना है और इनको रिवाइज करके जाना है कि कंप्रेशन फ्लेंज के लिए वैल्यू क्या रहती है मेरी। ठीक है, वो रहेगी आपकी 300। आप लोगों के विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए जो वैल्यू रहेगी वो आप लोग कह सकते हैं लेस देन 250, और डेड लोड और लाइव लोड के लिए जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी आपकी 180। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के एसएससी में, बहुत बार स्टेट एग्जामों में भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से इसको मैं कह सकता हूं आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इजी सा टॉपिक है, सिर्फ आपको कुछ ही डेटाज याद रखने हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि अगर अपन बात करें अब इसकी कि इफेक्टिव जो स्लेंडरनेस रेशो जो होता है वो तो आप लोगों को पता होगा, तब भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि किस तरीके से अपन लोग ये जो लैम्डा आप लोग ले रहे हैं अपन लोग किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ स्लेंडरनेस रेशो, मान लीजिए स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को यहां पर मैं कहूंगा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, इसको मैंने आप लोगों को बताया एस आर से कई बार डिनोट कर देते हैं, कई बार लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है KL/R मिनिमम। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था
ठीक है। जो आप लोगों की के एल से जो क्वांटिटी आएगी मैं कह सकता हूं वो मेरी क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो के क्या हो गया मेरा यहां पर, के मेरा हो गया इफेक्टिव लेंथ का कोफिशिएंट, इफेक्टिव लेंथ कांस्टेंट अपन इसको यहां पर कहेंगे। ठीक है, और एल मेरी हो जाएगी अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। आर क्या है आप लोगों का, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यहां तक अपन को पता पड़ा कि अपन को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से अगर यहाँ पर बात करना चाहूँ कि अपन लोगों को ये जो बिल्टअप में अपन ने ले लिया, उसके बाद क्या होता है, बकलिंग क्लास होती है। बकलिंग क्लास के लिए आप लोगों को कोड में एक टेबल भी दे रखी है कि बकलिंग क्लास के लिए आप लोग किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को और भी चीजें आप लोगों को पता है कि बकलिंग क्लास के लिए आप लोगों को जो क्लासेस होती हैं उसके हिसाब से इम्परफेक्शन के जो फैक्टर होता है उसकी वैल्यू भी डिफर करती है। जो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है, इम्परफेक्शन फैक्टर जिसको आप लोग अल्फा से शो करते हो, वो डिपेंड करता है आप लोगों की बकलिंग क्लास पर, बकलिंग क्लास पर। ठीक है, तो बकलिंग क्लास मेरी 4 होती हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, और जो आप लोगों का अल्फा है उसकी वैल्यू इसके लिए होती है 0.21, इसके लिए होती है बी के लिए 0.36, इसके लिए होती है 0.49 और डी के लिए होती है 0.76। तो आप लोगों को ये अल्फा की जो वैल्यू है ये याद रखनी है, इससे क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, इम्परफेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो ऐसा भी हो सकता है एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड के कारण हो, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण हो, इनिशियली जो आप लोगों ने हैंडलिंग करी है, स्ट्रेटनेस जो है वो उसकी खराब हो चुकी है, मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं था, उस कारण आप लोगों को इम्परफेक्शन देखने को मिल सकता है। ये उसके क्या है, बेसिक्स मैं कह सकता हूँ रीजन है कि इम्परफेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से दूसरी चीज की, वो है मेरी इफेक्टिव लेंथ, कि इफेक्टिव लेंथ को कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ जो निकलती है मैंने आप लोगों को बताया वो एक कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव लेंथ। तो सबसे पहले समझ लें यहाँ पर कि अपन इफेक्टिव जो लेंथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है सबसे पहले। ठीक है, तो जो के एल है इसको मैं इफेक्टिव लेंथ को के एल से शो कर देता हूं। ठीक है, ये किस किस पर डिपेंड करेगी, के एल डिपेंड्स ऑन, पहला आप लोगों की एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, जो कॉलम है उसकी एंड कंडीशंस यानी दोनों एंड फिक्स्ड हैं, दोनों एंड हिंज हैं, एक फिक्स्ड एक हिंज है, वो क्या है। ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्ट्रट, जो भी आप लोगों का कंप्रेशन मेंबर है उसकी एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज है नंबर ऑफ मेंबर्स पर, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग, नंबर्स ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट, उस पर भी आप लोगों की इफेक्टिव जो लेंथ है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तीसरा है आप लोगों का नंबर ऑफ रिवेट्स या बोल्ट्स आप लोगों ने जो लगा रखे हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स या फिर आप लोगों ने रिवेट्स लगा रखे हैं उसको जोड़ने के लिए। ठीक है, रिवेट्स एट अ जॉइंट, इन केसेस पर मेरी इफेक्टिव लेंथ वेरी करती है। इफेक्टिव लेंथ की अगर मैं बात करूं, यदि ये मेरे पास कोई कॉलम था जिसकी मैं कह दूं कि जो साइज थी अनसपोर्टेड लेंथ दैट इज एल, जब इस पर लोड आया P तो ये क्या करेगा, बकल करेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बकलिंग जो लेंथ है इसकी, जहां से जितने में ये बकल किया है, ये जो लेंथ होती है ये कहलाती है इफेक्टिव लेंथ, यानी जिस पर इफेक्ट पड़ा हो, जिसमें बकलिंग आई हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है क्या, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए आप लोगों को क्या करना है,
एक टेबल आप लोगों को याद रखनी है कि जिसमें टाइप ऑफ एंड कंडीशंस आप लोगों को पता होंगी, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एंड कंडीशंस आप लोगों को क्वेश्चन में दी होंगी, ठीक है। उस केस में आप लोगों की इफेक्टिव लेंथ आपको पता होनी चाहिए के एल। और अगर एसएससी में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वो आप लोगों से के की वैल्यू पूछ ले कि के कितना रहेगा, कांस्टेंट कितना रहेगा उसके लिए। तो एंड कंडीशंस की अगर अपन बात करें कि एंड कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है, मैं कह सकता हूं मेरे बोथ एंड फिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड। इसका मीनिंग है कि मेरा जो कॉलम है उसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा भी फिक्स्ड है। उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 0.65 एल होती है, तो कांस्टेंट के कितना हो गया, 0.65 हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन। आपके पास मैं कह सकता हूं फिक्स्ड वन एंड जो है फिक्स्ड हो, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर इज हिंज। दूसरा एंड आप लोगों का हिंज हो सकता है, या फिर मैं इसको पिन भी कह सकता हूं, पिन हो सकता है। यानी किस तरीके से देखने को मिलेगा, एक फिक्स्ड है और दूसरा मेरा हिंज है, ठीक है। इस तरीके का जब होगा, जब आप लोगों का 0.80 एल होता है, कांस्टेंट हो गया मेरे पास 0.80। तीसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है बोथ एंड हिंज की, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है। जब आप लोगों के पास बोथ एंड हिंज्ड आ जाते हैं, उस केस में आप लोगों को जो मैं कह सकता हूं, ये मेरे पास ये कोई एक हिंज हो गया है और दूसरा भी मेरे पास हिंज हो गया। उस केस में क्या होता है, एल के बराबर होता है, तो कांस्टेंट हो जाएगा मेरा 1। इसी तरीके से क्या हो सकता है, एक एंड मेरा फिक्स्ड हो सकता है और दूसरा एंड मेरा रोलर हो सकता है। यानी एक एंड मेरा फिक्स्ड है और दूसरा मेरा रोलर है, ठीक है। इस केस में जो आप लोगों की जो लेंथ होगी, मैं कह सकता हूं, ठीक है, जब आप लोगों को रोलर मिल रहा है तो वो होती है 1.2 एल। तो यहां पर जो कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और कंडीशन अपन लोगों को देखने को मिलती है, जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। व्हेन, जब आप लोगों का एक फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, ठीक है, ये एंड कंडीशंस है। ये आप लोगों की इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ आप लोगों की उस केस में होती है 2L के बराबर, तो K की वैल्यू हो जाती है उस केस में 2। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने क्या देखी है, इफेक्टिव लेंथ देखी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक और कंडीशन अगर इसमें अपन कंसीडर कर लें कि मान लीजिए एक तो हिंज है, एंड हिंज या फिर पेन है, आप कुछ भी कह लें, और दूसरा रोलर है, ठीक है। यानी अगर वो दूसरा रोलर है तो ये केस काफी वो हो जाएगा, और इसमें भी अपन को क्या देखने को मिलेगा, 2L देखने को मिलेगा, K की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो ये केसेस हैं जो अपन को मोस्टली इसमें बन सकते हैं, ठीक है, और जिनको अपन को ध्यान में रखना होता है कि इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकलेगी। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन इसको डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं आप लोगों के डाउट्स में ले लेता हूं, जो एक स्टूडेंट को डाउट था, वो डाउट अपन आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उनका ये डाउट था, उन्होंने मेरे से पूछा है कि यदि कोई मैं बीम ले रहा हूं, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अ बीम, एक बीम मैंने लिया है और मुझे ये समझना है उसकी जो डायमेंशन है आई, ठीक है, आई के रिस्पेक्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में मैं कहूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से कि मुझे उसको किस तरीके से मैंने करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये डाउट मेरी कौन सी क्लास से है, क्योंकि जिन बच्चों को ये डाउट नहीं था तो उनके लिए ये चीज नहीं समझ में आएगी कि डाउट क्या आया है। तो पहले मैं आप लोगों को डाउट पहले बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि डाउट अराइज कहाँ से हुआ है। जब मैंने आप लोगों को सेक्शंस समझाए थे, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आई सेक्शंस लिए थे, टी सेक्शंस के लिए, आपको एंगल सेक्शंस के लिए बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी, ठीक है। तो अगर मैं उन सब की बात करता हूं आप लोगों से, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि अपन एक बीम को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बीम को कंसीडर कर रहा हूं और उस पर सिर्फ ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रांसवर्स लोड अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है उस बीम पर, तो आप लोगों को उसकी डेप्थ बढ़ानी पड़ रही है,
ठीक है। और अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि उस पर लेटरल लोड भी आने को दिख रहा है अपन को, तो मुझे उसकी विड्थ भी बढ़ाने को मिल रही है। तो किसी ने मेरे से डाउट ये पूछा था कि सर अपन ऐसा क्या हो रहा है, ये चीज मेरी चीज समझ में नहीं आई। तो उसके लिए मैंने ये डाउट के आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसको अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यदि सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, अपन लेते हैं एक बीम लेते हैं अपन, जिसको रेक्टेंगुलर शेप का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो एक ड्रॉ करते हैं अपन कि एक मेरे पास बीम है, मान लीजिए ये, यदि मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है इस तरीके से। ठीक है, एक ये मेरे पास रेक्टेंगुलर बीम है, ये इसके दो एक्सिस मुझे दिख रहे हैं। ये एक्सिस है मेरा वाई वाई एक्सिस और ये एक्सिस है मेरा जेड जेड एक्सिस। इसकी जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में है, यानी मैं कह सकता हूं वो मेरी एक्स एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस पर जो लोडिंग की कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, लोडिंग पहले मैं आपको बता दूं लोडिंग किस टाइप से हो रही है। पहले तो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं ट्रांसवर्स लोडिंग की। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ट्रांसवर्स लोडिंग वो लोडिंग कहलाती है जो मेरी एक्शियल जो लोडिंग होती है या लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग होती है उसके परपेंडिकुलर हो, यानी जो लेंथ के अलोंग जो आप लोगों का एक्सेस आ रहा है उससे जो परपेंडिकुलर जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स लोडिंग कहलाएगा। पहले तो अपन को ये समझना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि इसको अपन किस तरीके से करेंगे, तो ट्रांसवर्स लोडिंग के केस में अगर मैं मान के चलता हूँ इस पर डब्ल्यू का किलो न्यूटन का कोई लोड लगाया है मैंने। ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई डब्ल्यू का लोड लगा दिया। ठीक है, इस केस में मैंने आपसे कहा था कि ये जो मेरा सेक्शन है इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कोई ट्रांसवर्स लोड डब्ल्यू लगा रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि उस केस में मेरी जो बेंडिंग होगी, ठीक है, जब मेरी बेंडिंग मुझे देखने को मिलेगी तो वो जेड जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगी। ठीक है, जेड जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगी तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरीके से मुझे बेंडिंग उसमें देखने को मिलेगी, यानी बकलिंग देखने को मिलेगी। तो इसको मैं रजिस्ट कर पाऊं, ये ऐसा ना हो पाए, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स लोडिंग के केस में मुझे आई जेड जेड की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई जेड जेड शुड बी मोर। ठीक है, और जब आई जेड जेड शुड बी मोर होगा तो वो कैसे होगा, वी हैव टू इंक्रीज इट्स डेप्थ। ठीक है, उसकी डेप्थ को बढ़ाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये मेरे पास जो रेक्टेंगल था वो मैंने अब ऐसा कर लिया है तो मुझे उसमें जो जेड जेड एक्सिस के अलोंग जो बकलिंग है वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों से बात करूं कि मेरे पास यदि उसमें लेटरल लोडिंग भी है, लेटरल लोडिंग ऑल्सो। ठीक है, यानी मेरे पास ट्रांसवर्स तो है ही और लेटरल लोडिंग भी आ रही है, तो उस केस में मुझे आई वाई वाई भी जो है वो भी ज्यादा चाहिए। आई वाई वाई शुड बी मोर। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज इट्स विड्थ, यानी जो मेरे पास ये जो है मैं कह सकता हूं इसकी जो विड्थ अगर मेरे पास थी उसकी विड्थ को मेरे को बढ़ाकर कुछ ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो अभी इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है। अगर इसकी विड्थ पहले बी थी तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अब जो विड्थ है वो बी प्लस डेल बी हो जाएगी। बी प्लस डेल बी होने से क्या हो रहा है, मेरा आई वाई वाई इंक्रीज हो रहा है, और आई वाई वाई अगर मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे उसमें बकलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अपन लोग कंसीडर करते हैं कि आई सेक्शन जो होता है, ठीक है, आई सेक्शन में अपन यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि जेड जो होता है उसका एक्सिस उसके अबाउट उसका आई जेड सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें बकलिंग के चांसेस भी कम होते हैं। इसी तरीके से अपन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी तरीके कोई डाउट हो, अगर आप लोगों को लगे कि या फिर मेरे को ये टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए या किसी के डिजाइन स्टेप्स आप लोगों को जानने हो, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा पेज है उसका नेम है सिविल बाय नितेश। आप लोग मेरे को इस पर ज्वाइन करें। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप वहां पर मेंशन कर दें मेरे को कि सर ये मेरा डाउट है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के डाउट जल्दी से जल्दी मैं क्लास में डिस्कस कर पाऊं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो डाउट क्लास में डिस्कस करने का नहीं है, मैं उसको टेलीग्राम पर ही आप लोगों को समझा सकता हूं, तो मैं उसको टेलीग्राम पर भी आप लोगों को रिवर्ट करता हूं।
वहां पर अपन आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, सिविल इंजीनियरिंग में क्या वैकेंसीज निकलने वाली हैं, किस तरीके से अपन तैयारी करें, उस चीज को भी आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप ईएससी और गेट्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज की तैयारी के लिए, और गेट और ईएससी का जो रोल है अपन लोगों के इंजीनियर्स के, मैं कह सकता हूँ फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपना एक एम होता है, या फिर अपन कहते हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब होती है ईएस के काम करना, बड़े बड़े पीएसयूज में काम करना, तो उसकी मोस्ट ऑफ दी बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है नितेश10, NITESH10। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।